नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ शॉर्ट्स पर। हेल्थ शॉर्ट्स मिलेनियल्स का एक वन स्टॉप हेल्थ एंड वेलनेस डेस्टिनेशन है, जहां पर हम फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ की भी बात करते हैं। हम सबके जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं। कभी मोहब्बत के रोलर कोस्टर पर हम होते हैं, तो कभी लगता है कि दुनिया से बस प्यार व्यार सब खत्म ही हो गया। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा है जिसने लगभग 50 साल बीत जाने के बाद एक दूसरे में प्यार को ढूंढा। और जिस एज पर हम समझने लगते हैं कि बस अब तो जिम्मेदारियां पूरी होने की उम्र है, उस उम्र में उन्होंने एक दूसरे में अपने लिए प्यार तलाशा और आज एक साथ जीवन जीने का फैसला किया है। लीजिए, हेल्थ शॉर्ट्स पर स्वागत है सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक और उनकी जीवन संगिनी शैल बाला मार्टिन का। स्वागत कीजिए डॉक्टर राकेश पाठक और शैल बाला मार्टिन जी का। डॉक्टर साहब, शैल बाला जी, आप दोनों का स्वागत है हेल्थ शॉर्ट्स पर। थैंक यू सो मच। और आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि आप दोनों की उम्र क्या है? पहले मैं बता देता हूँ, मेरी उम्र 57 साल कंप्लीट कर चुका हूँ, 58 में चल रहा हूँ। शैला जी अपनी उम्र बताएंगे? एक्चुअली आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया। आप 58 कंप्लीट करके 59 में चल रहे हैं। करेक्ट। और मैं अभी अप्रैल में 58 कंप्लीट करूंगी। अरे वाह! मेरा उम्र पूछने का आशय केवल इतना था कि हमारे ऑडियंस जान सके कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और उम्र सिर्फ एक नंबर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 20 के हैं या 52 के हैं। और आप दोनों 58 पर भी बड़े स्वीट से प्यारे से कपल हैं। तो कैसे हुई मोहब्बत की शुरुआत? थोड़ा थोड़ा आप दोनों अपने बारे में बताइए। पहले तो मैं ही बता दूं, क्योंकि ये सब शुरुआत जो हुई थी वो मेरे एंड से ही हुई थी। इस प्रकार से नहीं कि हमको आगे चल के मोहब्बत करनी, शादी करनी, बल्कि इस प्रकार से कि डॉक्टर पाठक को मैं अक्सर डिबेट्स में सुनती थी और मेरी रुचि बहुत है पॉलिटिक्स में, तो डिबेट सुनना मेरा बड़ा शगल है। तो डॉक्टर पाठक किसी न किसी चैनल पे रहते थे, वहाँ जब इनकी बेबाक बातें सुनती थी और आज के माहौल में जिस तरीके से निर्भीकता से अपनी बात कहते हैं, उसने मुझे प्रभावित किया था। तो बस फेसबुक पे यू में नो में दिखे, जब पहली बार दिखे तो मुझे लगा कि अरे ये वही चर्चा जिनको हम सुनते रहते हैं, कोई परिचय तो था नहीं। तो मैंने वैसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। डॉक्टर साहब, मैडम ने तो बता दिया कि उनको आपके प्रति आकर्षण कैसे हुआ, लेकिन आपने कब ये तय किया कि हाँ, आप दोनों को जीवन साथी बनना है? क्योंकि आप पहले से शादीशुदा थे और आपकी जीवन संगिनी आपको छोड़ के मतलब ईश्वर के पास जा चुकी थी। तो एक लंबा समय आप निकालने के बाद एक ब्रोकन रिलेशनशिप और इस तरह आपने कब तय किया कि हाँ, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है? आपका सवाल तो बहुत वाजिब है। एकदम शुरू में तो हमने ऐसा नहीं सोचा था, ना शैल जी ने सोचा था ना आपने सोचा था। हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते ही नहीं। सोशल मीडिया पर विचार, चूंकि मैं टेलीविजन चैनल पर डिबेट वगैरह में इन्होंने मुझे देखा था, लेकिन जब मैं फेसबुक पर इनसे जुड़ा तो मुझे इनके विचार मालूम हुए। ये लिखती हैं, एक ट्रैवलॉग इनका कॉलम है फेसबुक पर, आमी एक जाजापुर, उसके बारे में आप ही उनसे पूछिएगा। तो उससे मुझे लगा कि लिखने पढ़ने वाली अधिकारी हैं और बड़ी सेक्युलर विचारधारा की हैं, जैसे हम हैं। तो हम लोगों के विचार जब मिले, और जैसा कि उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए, फिर बातचीत शुरू हुई, सहज बातचीत। फिर औपचारिक रूप से मिले, एक पत्रकार अधिकारी जैसे मिलते वैसे मिले। उस बातचीत में ये मालूम हुआ कि इन्होंने अब तक शादी नहीं की है। जब हम लोग पहली बार मिले तब ये 56 साल की थी और मैं विधुर हूँ। एक जानकारी उसी दिन मिली। फेसबुक से हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में इतना जानने की कोशिश नहीं की थी कि परिवार में कौन है क्या है, लेकिन बातचीत करते करते जब मित्रता हो गई, हम लोग राजनीति की बातें, प्रशासन की बातें करते करते समाज के सुख दुख की बातें करने लगे।
उस दरमियान मुझे लगा कि नहीं, दूसरों से बिल्कुल अलग है। एक अवसर आया जब कोरोना की दूसरी लहर थी, मैं अपने साथियों के साथ ग्वालियर में काम कर रहा था, जो मजदूर पलायन कर रहे थे गुजरात और महाराष्ट्र से, उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया था। तब मैंने देखा कि ये मेरे उस खतरे वाले काम को बड़ी चिंता करते थे। इनको लगता था, अरे डॉक्टर पाठक आप इतना जोखिम ले रहे हैं। तो मुझे लगा इनके मन में मेरे प्रति कोई चिंता का भाव है। फिर बातचीत करते करते वो कब अवसर आ गया कि हम लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जिंदगी आगे एक साथ बिताई जा सकती है। पर वो आसान फैसला नहीं था मेरे लिए भी और शैल जी के लिए भी। पर हम लोगों ने निर्णय लिया और समाज ने, घर परिवार ने, दोनों के परिवारों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया। बहुत सब लोगों ने इस रिश्ते को हाथों हाथ लिया और आज हम आपके सामने साथ बैठे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के बारे में जानकर। और सबसे अच्छी बात कि सोशल मीडिया, जिस पर लोग बहुत कम भरोसा करते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग, कि नहीं भाई सोशल मीडिया पे कौन किसको जानता है, या आभासी दुनिया हम इसको कहते हैं, वहाँ आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला। तो डॉक्टर साहब और शैल बालाजी, फिल्टर का जमाना है। शैल बालाजी से पूछूंगी, क्या डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई फिल्टर लगाया था जो आपको लगा कि मिलने के बाद तो भाई वो तो फिल्टर वाला मामला था, राकेश जी तो बिल्कुल अलग है? नहीं, राकेश जी तो सच में बहुत ही अलग हैं। इनकी तो क्या क्या खूबियां मैं बताऊं आपको। ये सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि एक बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत प्रेम से भरे हुए शख्स हैं। तो इनकी सबसे बड़ी तो यही खूबियां थी जो कि पसंद आई। और बौद्धिकता और वो बेबाकी, निडरता, वो सब एक अलग दूसरी बातें थी। तो बस यही था हमारे बीच में। मतलब कुछ ऐसा नकली तो नहीं था जो फेसबुक पे दिखता था? बिल्कुल नहीं यार, जैसा इनके बारे में फेसबुक पे पेज में। अच्छा, आपको एक और इसी सिलसिले में एक बात मैं बता दूं कि जब शुरू में मिले हम लोग, फेसबुक से जुड़े, तो मैं डॉक्टर पाठक की जितनी भी फेसबुक पोस्ट होती थी उनके कमेंट्स अंदर तक पढ़ने लगी थी। तो जो इनके फैंस थे, इनकी मित्रता सूची के लोग थे, वो जिस प्रकार के कमेंट्स करते थे उससे मुझे अंदाज हो गया कि इनका स्टेचर क्या है और किस प्रकार के लोग हैं, इनको समाज में कितनी इज्जत बख्शी जाती है। तो वो मुझे वहाँ से एक अंदाज़ा हो गया था। तो और जब हम वास्तव में मिले और आगे बढ़ने का निर्णय किया, तो एक दूसरे को समझने के दौरान मैंने डॉक्टर पाठक को वैसा ही पाया जैसा कि मतलब जैसे अंदर है वैसे बाहर। बहुत सुंदर जवाब। अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। शैल बालाजी एक तो अलग समुदाय से हैं, इंटर रिलीजियस आपकी शादी थी, है ना, और IAS ऑफिसर हैं, तो वो बिल्कुल ही एक अलग क्लास होती है। और तीसरी चीज, मैं तीनों सवाल एक साथ पूछ रही हूँ कि आपके लिए कितना मुश्किल था ये फैसला लेना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें पेरेंट्स का डर होता है, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बच्चों का डर होता है। तो आपकी भी क्योंकि 2 बेटियां हैं, तो कैसा रहा उनके साथ इस रिश्ते की शुरुआत के समय आपका अनुभव? देखिए, जहाँ तक शैल बालाजी के IAS होने का प्रश्न है, आप कभी उनसे मिलेंगे तो उनकी सहजता से ही मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हम सार्वजनिक जीवन पर रहते हैं, 32-33 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए। बहुत से अधिकारियों से साफ का पढ़ा, मिलना जुलना होता है। शैल जी भी, इनके पास भी पत्रकार आते हैं, कभी बाइट लेने, कभी जानकारी लेने। लेकिन जैसा उन्होंने मेरे बारे में कहा, मैं नहीं जानता उनकी ये राय कैसे बनी है, लेकिन जो उन्होंने कहा शायद सही होगा। लेकिन मेरी राय ऐसे बनी, जब मैं पहली बार मिला, फिर मैंने बातचीत में देखा, बाद में भी लगातार बातचीत से समझ में आया कि वो जो IAS का जो अलग से क्लास आप मानकर चल रही हैं, वैसा उनमें कुछ नहीं है। बहुत सहज है। और जब भी फील्ड में इनकी पोस्टिंग रही, कलेक्टर रही है, नगर निगम कमिश्नर रही हैं, तो जनता के साथ जो इनका साबका था, तादाद में था, जनता के लोकहित के काम करना, वो सब बातचीत में धीरे धीरे मालूम हुआ। लगा कि ये उस तरह की IAS अधिकारी नहीं है कि जो अपने आप को अलग से एकदम ब्लू आइड समझते हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सहज है, सामान्य है, डाउन टू अर्थ है और बहुत केयरिंग है। जब परिवार के बारे में मालूम हुआ कि अपने पूरे परिवार के लिए उन्होंने जो कुछ किया, अपने दोनों बड़े भाइयों, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए, जो भी समाज में उनके संपर्क में आने वाले लोग सुख दुख में, कोरोना काल में भी
बिना किसी को बताए। मेरा काम तो फेसबुक से लोगों को पता लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा बड़े स्तर का काम हो रहा था कि मैं हाईवे पर खड़े होकर 50,000 1 लाख मजदूरों को खाना खिला रहा था, और मेरे साथी इंसानियत के सिपाही जो मेरा मोर्चा है। लेकिन ये जो अपने आप कर रही थी पर्दे के पीछे, वो तो सिर्फ मैं जानता था कि इन्होंने कब किसको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दिया, कब कहाँ किसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये उसी तरह की सोच की शख्सियत है, वैसी ही इंसान है जैसी मैं सोचता हूँ कि किसी को होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि हम जब छोटे होते हैं तब हमें सिर्फ घर परिवार की बात की चिंता होती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमें अपने परिवार के साथ समाज की भी चिंता होती है। मैं सार्वजनिक जीवन का आदमी हूँ, समाज भीरू हूँ, मैं ये भी कहूंगा। मैं समाज की चिंता करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में गलत सोचें, गलत धारणा बनाएं, मेरी छवि खराब हो। ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता। बेटियों का जहां तक आपने प्रश्न किया, उनकी भी चिंता थी मुझे, लेकिन मुझे चिंता दूसरी थी। वे चाहती थी कि मैं अपना जीवन दोबारा से शुरू करूं, क्योंकि उनकी माँ के जाने के बाद 7 साल करीब हो रहे थे। वे जानती थी कि पापा ने माँ के लिए जो कुछ किया, बीमारी में 5 साल कैंसर था उनको, और बच्चों की जिम्मेदारी में भी कहीं मैं विमुख नहीं था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी की सगाई होने वाली थी। बेटियां मेरे लिए लगातार चिंतित थी कि अब हम लोग तो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, पापा का जीवन दोबारा से शुरू होना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा मिलना चाहिए कि जिसके साथ वे खुश रहें, अपने आगे की जिंदगी को जिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वे मुझे लगातार टोकती रहती, पापा कोई मिला क्या, आप किसी से दोस्ती कर लो, कोई मिल जाए तो शादी कर लो, बेटियां कहती थी। और वे ही इसमें प्रेरक बनी। इन्होंने मेरे जन्मदिन के दिन एक केक भेज दिया था ग्वालियर के मेरे घर के पति पर। मैं ग्वालियर में था नहीं। बड़ी बेटी ने वो देख लिया और उसमें नाम लिखा था। उसने मुझसे पूछा, ये शैलवाला मार्टिन कौन है जो आपको बर्थडे में केक भेज रही है? फिर वो लोग पीछे पड़ गए, अरे। और फिर उन्होंने इनका फेसबुक प्रोफाइल खोल डाला, इनके फोटो वोटो देखे, पूरा सब इनके विचार देखे, जाना। तो बेटियों को भी लगा। और फिर जब उन्हें ये पता चला कि अनमैरिड और मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती है, तो बेटियों ने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं प्रपोज करूं, इनसे शादी के लिए बात करूं, अगर सहमत हो तो मैं शादी करूं। उनका, बेटियों का साफ कहना था, नहीं, अगर उनकी इच्छा हो, उनकी मर्जी हो, वे आपके साथ आगे का जीवन जीना चाह रहे हो, अंतिम निर्णय उन्हीं को कर देना। ये दोनों बेटियों ने मुझसे कहा। तो मैंने फिर इनको प्रपोज किया, इनसे पूछा कि हम आगे की जिंदगी, पूरी जिंदगी एक साथ घोषित रूप से रह सकते हैं। मित्रवत तो हम लोग मिलते ही थे, कभी थोड़ा बहुत छुप के भी मिलते थे, क्योंकि पब्लिक लाइफ में हम दोनों ही लोग हैं। फिर भी इस निर्णय तक पहुंचने में थोड़ा सोचना तो पड़ा ही, क्योंकि एक तो एक उम्र तक आके कई बार ऐसी रिजर्वेशन हो जाते हैं दिलो दिमाग में। सबकी अपनी अपनी जो विकास का जो क्रम होता है, व्यक्तित्व विकास का, उसमें कई चीजें होती हैं। लेकिन हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आई। हम लोग मित्र से कब जीवन साथी बन गए, वो एक तरह से बिल्कुल सांचे में डल गए। तो वो बाकी छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, उसके बिना तो मजा भी नहीं आता प्यार में। उम्र से ही दूसरा सवाल मैं पूछूंगी, बारी बारी आप अपने अनुभव साझा कीजिएगा। उम्र अपने साथ एक बैगेज लेकर आती है, जो आपने कहा ना कि सब इस तरह ढलते हैं, बहुत चूजी हो जाते हैं आप चीजों को लेके, अपनी आदतों के प्रति बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो क्या आप उस उम्र में एक नए व्यक्ति का आपके जीवन में शामिल होना, 24 घंटे के लिए शामिल होना, क्या ऐसा कोई अनुभव आप लोगों को क्या एडजस्ट करने में मुश्किल आई एक दूसरे के साथ? पहले आप ही बताइए डॉक्टर साहब, फिर शैलवाला जी। हाँ, मैं पहले बताता हूँ। देखिए, इसलिए दिक्कत नहीं आई कि हम लोग 1-1.5 साल से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, आदतें जान रहे थे कि क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, पॉजिटिवनेस कैसी है एक दूसरे के लिए, खान पान के शौक कैसे है, पढ़ना लिखना, देशाटन, घूमना। तो ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें तो मिलती हैं, थोड़ी बहुत चीजें नहीं मिलती होंगी तो एडजस्ट कर दिया जाए। और बिल्कुल क्यों मिलना चाहिए सबको, सब अलग अलग ढांचे में बने हुए लोग हैं। सारे मनुष्य किसी एक फर्मे में बने हुए तो है नहीं, एक घर परिवार में पले बड़े नहीं, एक तरह के संस्कार नहीं है, एक तरह की आदतें नहीं है, एक तरह की अभिरुचियां नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के बहुत सारे शौक, हम लोगों की रुचियां बहुत सारी एक सी रही, तो एडजस्ट करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। औपचारिक रूप से हम लोगों ने जब अपने रिश्ते का ऐलान किया, और उसके बाद अब तो 1 साल होने जा रहा है। हम लोगों ने 2 अप्रैल को ऐलान किया था सोशल मीडिया के जरिए, और 24 अप्रैल को शादी की, बाकायदा विधिवत शादी की, दोनों पद्धतियों से, सनातन पद्धति से और ईसाई पद्धति से बाकायदा प्रेयर हुई।
तो हम लोगों को तालमेल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ये बात सही है कि ज्यादा उम्र में एडजस्ट करना कठिन होता है। तो न इनकी जैसे कोई चीज अगर मुझे लगता है तो मैं इनके हिसाब से एडजस्ट हो जाता हूँ। जो चीजें इन्हें लगती है कि मेरी रुचि के हिसाब से मान लेना चाहिए, उसे मान लेती है। और कई बार एक दूसरे की नहीं मानते हैं और अपने अपने मोर्चे पर डटे रहते हैं। यही जीवन है। बहुत सारी बातें तो डॉक्टर पाठक ने बता दी आपको तालमेल के बारे में। मेरे को जरूर ये था एक्चुअली, क्योंकि मैं शुरू से जब से नौकरी में आई थी तो लगभग 30-31 सालों से मैं अकेली ही रह रही थी। तो मेरे साथ सबसे बड़ा जो मुझे डर था इस शादी के पहले कि मैं किसी व्यक्ति के साथ एडजस्ट हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे से मिलना प्रेम करना एक अलग बात थी और पूरे समय साथ रहना एक थोड़ा सा दूसरी चीज थी। तो मुझे कुछ चीजों को लेकर डर था कि मैं डॉक्टर पाठक की जरूरतों को पूरा कर पाऊंगी कि नहीं, उन्हें स्पेस दे पाऊंगी कि नहीं, ध्यान रख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। लेकिन जब हमने साथ रहना चालू किया तो हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी किया। जहाँ मेरी कमियां थी वहाँ डॉक्टर पाठक ने सपोर्ट किया, जहाँ उनकी कमियां दिखी एडजस्टमेंट की वहाँ मैंने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग अब तो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत जो चलता है हस्बैंड वाइफ में उतना ही भर चलता है और वो जरूरी भी है, नमक मिर्ची की तरह। तो बस वही है, बाकी हमको ऐसी दिक्कत नहीं आई कि एडजस्टमेंट की कोई खास प्रॉब्लम। शैल बालाजी, हेल्थ शॉर्ट्स पर ज्यादातर महिलाएं होती हैं। मिलेनियल्स का हेल्थ एंड वेलनेस डेस्टिनेशन है और बहुत सारे रीडर्स, लगभग 8 से 10 मिलियन हमारे रीडर्स हैं। और बीइंग अ वुमेन, जैसे ही वो 30-40 क्रॉस करती हैं या ऐसे बहुत सारे मामले हैं आजकल समाज में कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलती हैं, फिर दोबारा शुरुआत करने में घबराती हैं। तो बीइंग अ लेडी, बिकॉज आप एक एम्पावर्ड लेडी हैं और पब्लिक लाइफ में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो जब फैमिली फ्रंट पर ऐसा कुछ लगता है कि जहाँ मुश्किल आ रही है, तो उन चीजों को आप कैसे डील कर पाती हैं? वैसे तो ऐसे अवसर योगिता जी बहुत ही कम होते हैं जब इस प्रकार की दिक्कतें हमको आती हों। लेकिन अपना अपना थोड़ा डील करने का जहाँ तक प्रश्न है तो हम लोग आपस में, क्योंकि अब हम उम्र के उस पड़ाव में हैं कि जहाँ हम इमेच्योर्ड नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो हम मैच्योरिटी के साथ अपनी अपनी बातें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं एक दूसरे से। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ हमारे बीच में कंसेंसस बन जाती है। तो बेसिकली जो हमारे विचार भिन्नता के मुद्दे होते हैं वहाँ हम लोग आपस में बात करके, शेयर करके अपने विचारों को और उसका हल निकाल लेते हैं। तो हमको इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत महसूस होती नहीं और ईगो हम दोनों में नहीं है, तो वो और एक अच्छी बात है कि हमको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। अच्छा, लेकिन आप दोनों बिजी तो बहुत रहते हैं और माशाल्लाह नई नई अभी आपकी शादी भी हुई है, तो मी टाइम कैसे निकाल पाती हैं या एक दूसरे के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं आप दोनों? हम लोग दिन भर तो अपने अपने कामकाज में रहते हैं, ये अपने कामकाज में, मैं अपने कामकाज में। लेकिन शाम का समय हमारा ऐसा होता है जब हम रोज घूमने जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम या तो डिनर के पहले या डिनर के बाद रोज गाड़ी उठाते निकल जाते हैं। भोपाल में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, मेलों का आयोजन होता है, हमारी रुचि के कार्यक्रम है ये सब। तो हम दोनों उनमें जाते हैं, उनका भरपूर आनंद उठाते हैं। कभी हम रविंद्र भवन, कभी मानव संग्रहालय, कभी हम भोपाल हाट, कभी गौहर महल। तो इस प्रकार से हम जाते हैं। और सैटरडे संडे, क्योंकि अभी मेरी पोस्टिंग फील्ड की नहीं है, तो सैटरडे संडे नॉर्मली मैं स्पेयर कर लेती हूँ। तो सैटरडे संडे हम लोग अपनी यायावरी में निकल जाते हैं, गाड़ी उठा के कहीं 1-2 दिन के लिए आउटिंग पे हो जाते हैं। तो हमारे साथ वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद हमने अपने सोच रखा है कि एक दूसरे के लिए समय निकालना है, अपने शौक पूरे करने के लिए समय निकालना है, और वो हम बखूबी कर रहे हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। और हम वैलेंटाइंस वीक में हैं, तो मैं आप दोनों से बारी बारी जानना चाहूंगी कि आपके लिए असल में प्रेम क्या है, आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे? तो मेरे लिए प्रेम जो है वो एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करना, दुख सुख में साथ रखना। एक्चुअली प्रेम मेरे लिए शुरू से इसी ढंग का रहा है। मतलब अगर मैं अपने पारिवारिक जीवन में भी देखूं, जब मैं अपने
माँ के, पिता के या भाइयों के और उनके फैमिली के साथ रही हूँ, तो प्रेम को मैंने इसी तरीके से परिभाषित करा हुआ है। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, उसको खुशी मिल रही है, तो वो मेरा प्रेम उसके लिए इस प्रकार से मैं प्रकट करती हूँ। तो मेरे लिए प्रेम यही है। ठीक है कि जब हम प्यार में होते हैं, जब हम किसी के साथ शादीशुदा जीवन में होते हैं, तो रोमांस वाला प्रेम एक अलग प्रेम होता है हमारा, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो पूर्ण समर्पण होता है हर तरीके से, मैं उसको प्रेम मानती हूँ। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा बिरजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम वो है जो कबीरदास जी कह गए हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भुएं धरे, तब बैठे घर माए। ये शीश उतारने का आशय प्रेम में अपने अभिमान को न्यौछावर कर देना है। अगर कोई ईगो भी है, कबीरदास जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि प्रेम करने के लिए गर्दन उतार के अपना सिर वहां रख दो। यानी प्रेम अगर आप किसी से करते हैं तो उसके लिए जो आपके मन में भाव है, उसमें कहीं किसी तरह का अभिमान, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के साथ हर पल हर क्षण खड़े रहने का भाव और सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा, यही प्रेम है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन के इस मोड़ पर ऐसा प्रेम मिला है कि मैं तो समझता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत विरली ऐसी जीवन में घटनाएं होती हैं। ये डेस्टिनी, ये नियति ने पता नहीं कब कहाँ कौन सी पटकथा लिखी होगी कि दो अलग अलग व्यवसाय के लोग जो प्रशासन में है, मैं पत्रकार हूँ, और इस मुकाम पर, इस उम्र के इस मोड़ पर ऐसी परिस्थितियों में हम लोग मिले और फिर आज साथ हैं, जीवन भर साथ रहने के लिए। तो यही प्रेम है सच्चा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी जुड़ी होती हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब बताया, जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर बाहर आई होती हैं, या किसी भी वजह से पार्टनर उनसे बिछड़ गया होता है। तो जब नई शुरुआत करनी होती है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनका किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दो तरीके की घटनाएं होती है। जैसे आपने एक तो टॉक्सिक रिलेशनशिप कहा, वो तो जीते जी दो जीवन साथी किसी कारण से अलग हो जाए, एक वो बात होती है, तो उसे तो आप टॉक्सिक कह सकते हैं। लेकिन किसी प्राकृतिक कारण से, किसी के मृत्यु के कारण से अगर कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है, तो उसके लिए दूसरी तरह की स्थिति है वो। अगर महिलाओं की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। आज भी हमारा समाज जिस तरह का है, समाज में जिस तरह की सामाजिक वर्जनाएं हैं, पुरानी रूढ़ियां हैं, उन्हें तोड़ने के लिए महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसमें 2-3 तरह की चीजें होती हैं। एक कि अगर आप किसी रिश्ते से निकल कर आए हैं और दोबारा किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां अलग होती हैं। दूसरी, अगर आपने उम्र के एक मोड़ तक, जो भारत में सामाजिक तौर पर माना जाता है कि इतनी उम्र में शादी हो जाना चाहिए, जिससे ज्यादा उम्र में शादी हो रही है तो बड़ी गैर परंपरागत बात, जैसे हम लोगों के साथ हुआ। कुछ लोगों ने कमेंट किए सोशल मीडिया पर, बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो सोशल टैबू है, इसे तोड़ने के लिए व्यक्ति को खुद के भीतर से मनोबल पैदा करना होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। महिला और पुरुष दोनों को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये उसकी जिंदगी है, उसे जीना है। समाज की वर्जनाएं, उसके प्रतिबंध, उसकी रूढ़ियां, उसकी मान्यताएं किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर थोपने के लिए नहीं है। उसकी मर्जी है, वो जिसके साथ रहना चाहे, जिससे प्रेम करना चाहे, वो शादी करके उसके साथ रहे, लिव इन में रहे, सामान्य मित्रता के रूप में रहे, ये सब व्यक्ति का अधिकार है। नहीं, मैं डॉक्टर पाठक की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। सही उन्होंने कहा है कि जब हम किसी नई रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, तो हमको पिछले अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक विराम देना होता है, और उसको विराम दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के बाहर आए हैं और उसी को लादे हुए रहेंगे, तो आप कभी भी अपने नई रिलेशनशिप में सुखी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई और घटना से निकल के बाहर आए, तो उसको भी एक विराम देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर करे ये जोड़ी हमेशा खुश रहे
हमेशा इतनी ही पॉजिटिव बनी रहे। हेल्थ शॉर्ट से बात करने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर राकेश पाठक और शैल बाला मार्टिन। कम से कम इनसे, इनकी बातों को सुनकर, इनके जीवन के बारे में जानकर और इनकी इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री देख के आपको ये तो एहसास हो ही गया होगा कि प्यार की वास्तव में कोई उम्र नहीं है, लेकिन मन सबसे मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो जिससे मन मिले उससे, उसके साथ आगे बढ़ने में देर न लगाएं। धन्यवाद।